So hello friends, welcome to our channel. So let's call the today is the Hindu analysis dated 16th of September 2019, and today day is celebrated as a ozone day. Remember this thing. So the first article here is the 8 dead, 37 missing as boat capsizes in flooded Godavari. सो इस बेसिकली इस आर्टिकल से मैं सिर्फ गोदावरी रिवर से रिलेटेड ही हमें कुछ जानने की ज़रूरत है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा जो गवर्नेंस तरीका है उसको थोड़ा ये एज अ क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से कि कितनी नेग्लिजेंस रहती है कि 37 लोग बोट में मिसिंग हो गए बिकॉज ऑफ द फ्लड इन द गोदावरी रिवर एंड द जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान दे ही नहीं रहा है बिकॉज डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है फ्लड होने की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। सो गोदावरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द पेनिसुलर इंडिया एंड इज नोन एज द दक्षिण गंगा, जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। और दैट इज़ एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। and and it's drain into the area of Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha, and some parts of MP and Karnataka and the Union Territory of Pondicherry. एंड जो मेजर अर्बन सेंटर है गोदावरी रिवर के ऊपर वो कौन से हैं? नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंद्री। एंड द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वी ऑल नो अबाउट द पोलावरम प्रोजेक्ट एंड प्रणहिता चेवाला प्रोजेक्ट एंड दीज ऑल आर द हिल्स सतमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स and eastern ghats and western ghats which surround this Godavari river. So एक बार देख लेते हैं मैप में. So this is the map of the Godavari basin. So this is the Godavari river and this is its forming delta, and these all are the tributaries of Godavari river. So Vardha, Vengangas, Penaganga. So let's Manjira, Indravati. So let's see the all the tributaries of the Godavari river. So these all are the left wing tributaries of the Godavari rivers, and these all are the right wing tributaries of the Godavari river. So Dharna, Penganga, Venganga, Vardha, Pranita, that is actually combined with the water of Penganga, Vardha and Venganga. Then Pench, Kanhan, Sabari, Indravati. These all are the लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? प्रवारा, मूला, मंजरा, पेदावागु एंड मने। सो दीज ऑल आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो अब लेट्स टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द वॉइस ग्रो लाउडर अगेंस्ट शार्प पिचेस टू पुश हिंदी। सो जब रिसेंटली क्या हुआ है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बढ़ाने नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात उठाई थी, क्योंकि ऑन द 14 सितंबर वी सेलिब्रेटेड आर हिंदी दिवस। सो उस दिन पर उन्होंने बोला कि हिंदी को कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया की है वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत है, ताकि पूरी ऑल ओवर इंडिया को एक लैंग्वेज में हम लोगों को बांध सकें। सो इसके रिलेटेड लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जितनी भी पार्टीज है साउथ इंडिया की, सब ने क्रिटिसाइज़ किया है। सो हेयर जयराम रमेश जो राज्यसभा member हैं, he said one nation one tax, one nation one election, but but in no circumstances we can have one nation one culture and one nation one language. So these are the criticism regarding making the Hindi as a national language. So let's see about this official language. So part 17 of our Constitution of India deals with the official language in Article 343 to 351. So you can go to the Lakshmikant and you can see the article, or even when we start the polity classes, you can get about official language there also later. So and the second thing is the Hindi written in Devragari script is the official language of the nation. So remember this thing, हिंदी जो है हमारी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्र की भाषा नहीं है, राज्य की भाषा है। तो ये याद रखो क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। और याद रखें कि 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? हिंदी दिवस। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको उस दिन हिंदी को क्या लिया था, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा स्टेटस एक्सेप्ट किया था। सो नेक्स्ट इज़ एनआरसी टू बी कंपाइल्ड इन हरियाणा टू। तो जिस तरीके से एनआरसी जो है अलग आसाम में शुरू हुई थी, और जिस तरीके से वहाँ पे 19 नेक्स्ट लोगों को एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द विच आर नॉट द इंडियन दैट आर फॉरेनर्स। सो इस तरीके से हर स्टेट ने अपना मुद्दा उठा रहे कि हम भी एनआरसी कराएंगे, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ के हैं या नहीं, इंडिया के हैं ये जानने के लिए। तो इसी तरीके से जो मनोहर खट्टर है चीफ मिनिस्टर जो
हरियाणा की, उन्होंने बोला है कि एनआरसी विल बी कंपाइल्ड इन हरियाणा टू। सो दिस इज ऑल। सो दिस अ पॉलिटिकल न्यूज, यू जस्ट नो, हियर यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द एनआरसी। तो आप जाके हमारी वेबसाइट पे देख सकें, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ऑल अबाउट द एनआरसी, दैट इज द वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, here is गॉसबेरी कैंडी एस्क्यूज असम न्यूट्रिशन ड्राइव। सो ये आर्टिकल में एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं, क्योंकि गॉसबेरी कैंडी जो है दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल टू फाइट अगेंस्ट एनीमिया अमंग वुमेन इन पर्टिकुलर। सो लेट्स, व्हाट इज अनीमिया? तो अनीमिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अनीमिया वो कंडीशन होती है वेर इन वन लैक्स हेल्थी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडुकेट ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यूज। जब भी रेड ब्लड सेल्स, हेल्थी ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू तक नहीं पहुंच जाती, तो कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया होती है। And this is a homemade recipe which is actually used in the Guwahati. So this is, if you you can read this article once and then you can understand. Just here one thing you have to remember, that gooseberry candy is used to fight against anemia. This, UPSC can ask this question. Let's move to the next article. So 5-member panel to work on Desh Bhakti curriculum. So दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है जो इंट्रोड्यूस कर लेना चाहती है क्या, एक देशभक्ति क्यूरिकुलम, जिससे जो हमारा जो नेशनलिज्म है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के बेसिकली नेशनलिज्म है क्या, तो उसके लिए 5 मेंबर कमेटी बनाई है। बिकॉज हर पर्सन के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है नेशनलिज्म के लिए, कि कोई बंदा नेशनलिज्म को इस तरीके से सोचता है, लेकिन राइट वे क्या है किसी को नेशनलिज्म समझाने का, दैट विल बी टीच इन दिस देशभक्ति क्यूरिकुलम। देन नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट जो एक पिक्चर है यहाँ पे, प्रधानमंत्री वंदन योजना इम्पोर्टेंट है ट्राइबल्स के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये स्कीम आती है। तो रिमेंबर दिस वंदन, प्रधानमंत्री वंदन योजना, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जहाँ पे ट्राइबल्स को ट्राइब्स के सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम। सो जो वहाँ के जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट वगैरह के, उनको जो ट्राइब्स है वहाँ के यूज़ कैसे हैं फॉर द अर्निंग पर्पस। सो उसके लिए रिलेटेड आर्टिकल है। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ ग्रुप, किस तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन वंदन विकास केंद्र एंड रिटेल नेटवर्क, जहाँ पे वो चीज़ें बेची जाएंगी। देन द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15 lakhs टू एवरी वंदन विकास केंद्र। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। So next article is here, windfall for Odisha tribals if single use plastic is banned। तो जैसे कि एक नया मिशन स्टार्ट किया है मोदी जी ने, कि लास्ट से भी हमारा जो एनवायरनमेंट डे का थीम था बीट द प्लास्टिक। सो इसी तरीके से जो सिंगल यूज प्लास्टिक अगर बैन होगी तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो इसमें इस आर्टिकल उससे रिलेटेड है, जिसमें बताया कि 5 मिलियन जो स्टेट्स में पीपल्स हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको फायदा मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्लेट मेकिंग फ्रॉम लीव्स। जो प्लेट बनती हैं, पत्तल बनते हैं, किसके? पत्तियों के। उसमें उनका जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा, और जो प्लास्टिक के जो पत्तल वगैरह आते हैं उनको यूज़ कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनका जो इकोनॉमी है, जो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज all about this article. So let's move to the next article. Then here is the article about the नदी सुरक्षा मंच। तो एक रिवर प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया मंच तैयार किया, डेट इज नदी सुरक्षा मंच ऑन संडे टू सेव रिवर्स फ्रॉम डिग्रेडेशन, बचाने के लिए। सो उसमें महानदी बचाओ आंदोलन, ऋषिकुल्या रिवर एंड बहुता रिवर। सो ये इंपॉर्टेंट रिवर है बिकॉज न्यूज में आई है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द महानदी रिवर एंड ऑल दीज ऋषिकुल्या रिवर खान की लोकेशन है। सो यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन। सो महानदी जो रिवर है that is actually extended over the area of Chhattisgarh and Odisha and some portion of Jharkhand, Maharashtra, MP also। एंड सोर्स जो है इसका है दंडकर्णी एंड रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, दिस ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ रिवर महानदी। देन हीराकुंड डैम भी इसी के ऊपर बना हुआ है। एंड देन जो इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं जो उस बेसिन में पड़े हुए, दैट इज रायपुर, दुर्ग एंड कटक। ये एंड दैट इज पुरी, जो पुरी टेम्पल है हमारा, वो बहुत वो कहाँ पे है, वो भी इस महानदी रिवर के ऊपर ही है। ओके। सो अब ये इसका महानदी का पूरा बेसिन है। सो दिस इज जोंग, ओंग, तेल, एब, मंडहस। तो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज। तो ये पॉइंट है जहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड दिस द वे द रिवर इज गोइंग फॉरवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो ये है हमारा झारखंड एंड दिस इज छत्तीसगढ़
and this is Odisha. So इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं. Sionath, Hasdeo, Mand, Ib, Ong, Tel, Jong. So these all are the left and right bank tributaries of the river Mahanadi. So let's move to the next article now. ऋषिकुल्या रिवर भी आपको एक बार मैप में शो कर देता हूँ कहाँ पे है. सो दिस इज द पोर्शन, यहाँ पे है ऋषिकुल्या रिवर. तो ये इंडिपेंडेंट रिवर है जो चिलिका लेक के पास से निकलती है. तो इस मैप में शो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर. ऋषिकुल्या रिवर. ओके, so let's move to the next article now. So next is this is INS बियास एंड INS मुंबई, जो बेसिकली पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, पब्लिक व्यूज के लिए ओपन कर दिया है. देन लेट्स मूव द नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट इज here. So this is the annual Uttari Tati Vallam Kalli, which is on Pamba River in Kerala. So इस तरीके की इमेज में जब भी कोई फेस्टिवल या कुछ भी चीज़ हो तो इसको हमेशा याद रखें. तो यहाँ पे जैसे कहा उत्तरी तातिम वल्लम कली इज अंडर वे ऑफ द पंपा रिवर एट द in the Kerala. Okay. So next is here. So next here is the K. Chandrasekhar Rao, the Telangana CM, is opposing the uranium mining plan. So uranium mining plan in Nalamba forest of Amrabada in Nagar Kunol district. So that he actually opposed this project, that is Nagarjuna Sagar project, would be adversely affected by uranium mining. So this जो project है बेसिक नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है रिवर का, वो अफेक्ट हो जाए. क्यों? क्योंकि जो माइनिंग होगी तो वहाँ के जो particles यूरेनियम के वो जाके वाटर में चले जाएंगे, वाटर को डिग्रेड कर देंगे. दैट्स व्हाई ही इज अपोजिंग दिस प्लान एंड दिस अफेक्ट द ड्रिंकिंग सप्लाई ऑफ दिस सिटीज. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये दैट वल्चर कल्चर हाउ द बर्ड वाज सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन. सो यहाँ पे एक डेटा शो किया जिसमें बताया कि जो पहले जो 80s में जो पॉपुलेशन थी वल्चर्स की वो 40 मिलियन थी. नाउ जो डिक्लाइन हो रही थी, नाउ इट इज रिड्यूस्ड ओनली टू द फ्यू थाउजेंड बाय 2019. सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वल्चर केयर सेंटर, जो बेसिकली कहाँ पे है, पिंजौर इन हरियाणा. तो रिमेंबर जो पहला सेंटर बना था वल्चर केयर सेंटर जहाँ पे स्टडी करने के लिए कॉज ऑफ द डेथ ऑफ वल्चर, डेट इज इन हरियाणा, डेट इज इन पिंजौर. इसके बाद बहुत सारे सेंटर्स बने एंड जो 3 स्पीशीज हैं जो इसमें ब्रीडिंग सेंटर्स में रखी गई है स्टडी करने के लिए, जिस पे स्टडी की जा रही है वो है वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड द स्लेंडर बिल्ड वल्चर. देन जो मेजर रीजन था वल्चर्स की पॉपुलेशन का डिक्लाइन होने का वो था डाइक्लोफिनेक, जो कि कार्कस ऑफ कैटल द वल्चर फीड ऑन. जैसे कि जो कैटल्स में यूज़ करी जाती थी उनका मिल्क को बढ़ाने के लिए, गाय ज़्यादा दूध दे या भैंस ज़्यादा दूध दे तो इसलिए उस डाइक्लोफिनेक को यूज़ करते थे. लेकिन जब वो मर जाते थे, जब भी मतलब जो भी कैटल मरेगी तो उसे वल्चर जब भी फीड करेगी तो वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करता था वल्चर्स की किडनीज को. सो उससे रिलेटेड था ये. then administered to cattle to treat inflammation, जो भी रीजन जिसकी वजह से ये डाइक्लोफिनेक यूज की जाती थी. then next article here is the herpes virus infection in Odisha Nandankanan zoological park on Sunday. Postmortem revealed that the death was due to the acute hemorrhagic disease, a fatal infection found in elephants. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हेमोग्राफिक डिजीज किसमें फाइंड आउट होते हैं, दैट इज इन एलिफेंट and is a viral infection. So next is Survey of India to deploy 300 drones for mapping country. So इंडिया में जो मैपिंग करता है वो है that is the Survey of India. Historically tasked with mapping the country, will be the first time rely on the drone to map the country. So this is just for your knowledge. Then the next is again the Narmada River. So let's see about the Narmada River, and beside it is the article that is about the Chambal River and the Gandhi Sagar Dam. So let's discuss both of them, both the articles together about the Narmada and the Chambal River. So Narmada River is the largest west flowing river. This is the Vindhyas range and then Satpura range. तो इसके बीच में से निकल के जो river जा रही है that is the Narmada River and is the largest west flowing river and drain to the Arabian Sea and rises from the Meghalaya range near Amakantak Hills.
and bounded by the Vindhyas in the north, Vindhyas in the north and Mekal in the east में Mekal ranges हैं यहाँ पे Mekal ranges. Then Satpura on the southern side में Satpura, and by the Arabian Sea यहाँ पे Arabian Sea हो गया. And Jabalpur is the only important city, urban city on this Narmada basin, Narmada river, and cloud of mist fall, that is Dhuandhar Falls and the Sahasradhara Falls are on this Narmada river, and the Indra Sagar, Sardar Sarovar, and Bargi and Maheshwar are the major hydropower projects. So this is the in Narmada basin. So this is the all other tributaries you can see. तो ये नर्मदा फ्लो हो रही है यहाँ से in this way. Yeah, this is the way. ये वे ऑफ बंगा ये सॉरी अरेबियन सी हो गया. देन यहाँ पे हमारा विंध्यास, सतपुरा एंड यहाँ पे मैकाल रेंज. Okay, so let's see the tributaries of Narmada. Tawa, Sher, Banjar, Shakar, all are the left bank tributaries of Narmada, and right bank tributaries are Orsang, Barna, Kolar, Hiran. So just try to learn it. So चंबल लेवल के बारे में देख लेते हैं. That it's actually rise from the Jana Paho hills in Vindhyas range. It flows through the Malwa plateau and join the Etawah district of Uttar Pradesh. So ये यमुना जा रही है and this Chambal come from here on Janapa is in the Vindhyas range. So यहाँ पे विंध्यास है, यहाँ से जा रही है इस तरीके से, और it meet at Yamuna. This is a tributary of Yamuna and at Etawah sand and form a bedland topography, that is the arid landform. So this is all about the river Narmada and the river Chambal. So Gandhi Sagar Dam is on this river. So this is the example you can quote the witch hunting case, that is a social issue जिसमें कि विच हंट केस जो है उड़ीसा में फाउंड हुआ. विच हंट क्या मतलब कि, तो बेसिकली विच हंट बोलते क्या है कि कुछ लोगों को पनिश करने के लिए जो लोग सोचते हैं कि दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी और दे आर डेंजरस टू द सोसाइटीज, उनको मार देते हैं वहाँ के लोग. सो ज़्यादातर ये चीज़ें ट्राइबल पॉपुलेशन में और गाँव वगैरह में अभी एग्जिस्ट करता है. So as example you can quote this case, and then the next is the editorial page. तो जो पहला एडिटोरियल है वो दैट इज वेटिंग फॉर रिफॉर्म. तो रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं ताकि जो इकोनॉमी थोड़ा सा उसमें जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है इससे थोड़ा सा ग्रोथ हो सके. सो 3 rounds of stimulus measures to resuscitate the struggling economy, and he focused primarily on reviewing the automobile sector. First is the automobile sector, he just tried to boost the sector, and then the boosting the confidence of the foreign investor who were spooked by the budget announcement, and improving the health of the dangerously fragile state-owned banks. So पहले स्टेप में क्या किया उन्होंने, 3 राउंड में इन्होंने इकोनॉमी को जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करने के 3 राउंड्स में स्टेप्स लिए. द फर्स्ट इज द ऑटोमोबाइल सेक्टर, देन द सेकंड इज द इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ना कुछ थे बजट से उनके लिए थोड़ा सा छूट करी गई. देन द थर्ड इज द मर्जर ऑफ द बैंक्स, and then in the second step he focused on the underperforming export and the real estate sectors through piecemeal fiscal reform. तो थोड़ा सा फंड वगैरह प्रोवाइड करा के तो सेकंड स्टेप में रियल एस्टेट सेक्टर को और जो एक्सपोर्ट है उसको इम्प्रूव किया. And then the external commercial borrowing norms have been eased to make it easier for Indian real estate companies to take fund from abroad, and fund worth 10,000 crore have been allotted to aid the and completion of affordable housing project. So ये उसी से रिलेटेड था हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए, जो फिजिकल रिफॉर्म्स किए किसने, गवर्नमेंट ने. देन तो यहाँ पे जो एडिटर है वो बेसिकली बता रहा है कि इन रिफॉर्म्स पे से क्या क्या बेसिकली यहाँ पे क्रिटिसाइज किया उन्होंने रिफॉर्म को. तो ही जस्ट से द गवर्नमेंट हैज बीन रिलाइंग ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन प्रोवाइडिंग फिजिकल रिलीफ. तो गवर्नमेंट जो कम्प्लीटली रिलाई कर रहे हैं कि इनको पैसा दे दो एंड टैक्स कम कर दो, एंड और वो स्ट्रक्चरल क्राइसिस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस तरीके से जो डिमांड है लोगों की, जो डिमांड है हमारी कंजम्पशन डिमांड है वो खत्म हो गई है. ये सप्लाई पर फोकस कर रहे हैं कि सप्लाई बढ़ाओ, लेकिन डिमांड ही नहीं है. तो वी व्हाट वी हैव टू डू, तो गवर्नमेंट को जो फोकस करना है वो डिमांड इंक्रीज करना है, लोगों की कंजम्पशन इंक्रीज करना है. तो डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, जब लोगों के पास
परचेसिंग पावर होगी। तो इसलिए एडिटर बोल रहा है कि सिर्फ फिजिकल रिलीफ देने से कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, लेकिन वी हैव व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू, दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन द सप्लाई साइड रिफॉर्म्स लाइक द लैंड एंड, जैसे क्या, लैंड एंड जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, दैट कैन रेज पोटेंशियल ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो हार्ड टू सी हाउ ग्रेट स्पेंडिंग कैन रेज ग्रोथ फॉर वेरी लॉन्ग। सो ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि क्या-क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, किसी भी सेक्टर, क्या-क्या रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट किस लिए, ताकि वो ग्रोथ अप कर सके किसी सेक्टर को या किसी भी द होल इकोनॉमी को, और क्या-क्या अभी भी कमी रह चुकी हैं। सो बोथ आर गिविंग हियर द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड also the reforms taken by the government. Then again this the main जो editorial है, that is again regarding the इंडियन ग्रोथ, जहाँ पे बताया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अलग अलग डेटा शो करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे जो ने बताया कि 7% ग्रोथ हो रही है, लेकिन 7% ग्रोथ है नहीं। एंड जो लास्ट 5 क्वार्टर्स में दिखाया जा रहा है कि पहले 8 से 7 हुई, 6.6 एंड नाउ इट इज़ 5% इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। एंड देन आरबीआई भी यही बोल रही थी कि अगस्त में कि टॉकिंग अबाउट द स्लो डाउन, 6.9 से 7% प्रेडिक्ट कर रही थी कि इतनी अप्रॉक्सीमेटली होगी। देन द एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अगेन दैट इज 7.2 एंड 7% के अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में जो इंडियन ग्रोथ है वो है। और आईएमएफ भी ऑल्सो सेइंग अबाउट द 7.3 टू 7%। सो क्या रीज़न है कि इतनी ग्रोथ ये शो कर रहे हैं, उसके बावजूद ग्रोथ नहीं है मार्केट में, रीज़न क्या है? तो जो बेसिक रीज़न है उसके पीछे, जो एडिटर बोल रहा है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट डेटा गैदरर्स एजेंसी। तो जो इनके पास डेटा आता है एजेंसीज के पास, ये कहीं अलग अलग खुद कलेक्ट नहीं करते हैं। बेसिकली दे इज ऑल आर डिपेंड ऑन द ऑफिशियल डेटा, जो यहाँ से डेटा प्रोवाइड किया जाएगा उसके बेसिस पे ये अपनी जो इंडेक्सेस हैं, जो भी डेटा है वो रिलीज़ करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑफिशियल डेटा है वो बेसिकली किस 2 तरीके से होगा, जो तुम्हारा ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, ठीक है? सो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर का तो डेटा गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर को डेटा ही नहीं है। सो इट इज़ फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर व्हिच हैज़ बीन इन डिक्लाइन सिंस डिमोनेटाइजेशन। तो जो मेजर रीज़न बताया है एडिटर ने, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर रीज़न है, वो डिक्लाइन होना, क्या अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के डिक्लाइन होने की वजह से है। Because since the demonetization and again hit by the GST, though it is either exempt from it, or there is a simplified provision for the sector producing 45% of the output and employing 94% of the workforce. सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्कफोर्स था वो किस पे डिपेंड करता था, जो एम्प्लॉयमेंट जो थी, जो भी लोग एम्प्लॉय थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसको पड़ा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन चली गई। और जो हमारा इकोनॉमिक डेटा है, जो 2 सोर्सेस पे डिपेंड करता है, इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेटा एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा है, उसी को प्रॉक्सी यूज़ करके, उसी का थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं, बिकॉज़ वी डोंट हैव द डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ शो करते हैं, दे आर नॉट करेक्ट। And in the editorial also the author mentioned about the reforms taken by the government, so that none of these announcement will lead to the recovery, since they do not address the source of the problem, because source of the problem तो कुछ और ही था। तो source of the problem क्या था, वो था अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंक मर्जर कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ध्यान दे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डाउन होने का रीज़न है, वो कोई ये रीज़न नहीं है कि जो ट्रेड वॉर चल रही है, कुछ भी ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। जो मेजर रीज़न है वो यही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। एंड द पैकेज ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर और मेकिंग बैंक पासेस द इंटरेस्ट रेट कट्स टू बिजनेस, दीज ऑल डजंट अफेक्ट व्हाट द इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज ऑल व्हाट ऑथर इज सेइंग। And the transfer of money by the RBI to the government is also not fulfilling the demand of the economy. And this can be shown by the this whole what he's saying is shown by the demand for work under the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोग्राम। तो मनरेगा के अंदर जो 10% इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग जाकर निकल के कहाँ जा रहे हैं, मनरेगा में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास लोगों के पास जॉब्स ही नहीं। सो दिस शोज व्हाट कि जो ऑथर है वो सही बोल रहा है कि जो मेजर रीजन है वो बेसिकली क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस editorial. You can once read it so that you can understand it very well. So the next
Editorial is about this dilution that falls short of the law, several loopholes in the process of substitution of the Article 370. तो बेसिकली गवर्नमेंट के स्टेप 3376 में जो लूप होल्स हैं किस तरीके से अमेंड किया गया है वो बताया. तो नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम गवर्नमेंट के केस में जा ही नहीं सकते बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम. सो नो नीड टू रीड दिस editorial. Then next is the effort worth emulation. So ये रिसेंटली क्या हुआ है, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने वो एक नया पोर्टल लेके दैट इज जन सूचना पोर्टल. तो बेसिकली जो भी जैसे इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, वो सब कुछ कहाँ पे एक पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी जहाँ से आपको सब कुछ क्लियरली शो सकता है कि जिससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी शो दी जाएगी. तो हियर व्हाट इज सेड that the 14 years since the implementation of the RTI Act, which has helped shed light on government works and administration. The launch of the Jan सूचना portal, that is the public information portal by the Rajasthan government, increases the transparency and the accountability in the governance. And this portal provides the 13 governmental department data, that is the employment guarantee program, sanitation, public distribution system, among others, and the real-time information of beneficiary, authorities in charge, and the progress. These all are the things which is shown on this portal, and this allow access to detail of scheme implementation at these levels to different levels. किस तरह से scheme को implement किया जा रहा है, you can see directly from this portal. This is a laudable effort by the state government which is worthy of emulation by other states. So this is what all is said by the editor. And then the RTI activism has become part and parcel of civil societies, and there have been a dilution act pertaining to the permanent promotion commission. Recently central government ने जो आरटीआई कमिश्नर था उसको अपॉइंट करने का जो क्राइटेरिया था वो चेंज कर दिया था. इसकी वजह से आरटीआई जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी जो ऑटोनॉमी वो छीन चुकी है. तो उस पर ये क्रिटिसाइज करते हुए गवर्नमेंट मतलब कि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लेना, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एज एग्जाम्पल लिया है. तो बोल रहा है कि पूरी ऑल ओवर हर स्टेट्स को ये चीज़ लेके आने चाहिए. एंड ही ऑल्सो मेंशन द सेक्शन 4(2) ऑफ द एक्ट विच स्पेसिफिकली enjoin upon public authorities to publish information proactively has been implemented holistically so far. तो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि पब्लिश करने के लिए इन्फॉर्मेशन किसको, गवर्नमेंट ऑफिस, बट दे आर नॉट डूइंग दैट. एंड यहाँ पे एडिटर ने कुछ challenges भी शो किए हैं इस पोर्टल से रिलेटेड. दैट then challenges would be to ensure that the information flow remain unhampered over time, and important to educate the citizens about the use of data on the portal. The digital connectivity and the literacy have increased over time. These have not adequately translated into digital knowledge of public affairs. तो क्या challenges थे उन्होंने बताया कि पहली बात तो डेटा करेक्टली पहुंचना चाहिए. दूसरा, हमारी जो लिटरेसी है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी है लोगों में नहीं है, सो उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा. तो ये सब आर्टिकल ने इसके चैलेंजेस बताए. इसको कंप्लीट होने के लिए किस तरीके से ये पूरी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है जब ये चैलेंजेस कम हो जाएंगे. देन नेक्स्ट इज मिशन सक्सेसफुल एंड प्रोडक्ट डिफंक्शन. सो ये ट्रेन 18 प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है जहाँ पे बताया किस तरीके से जो ट्रेन 18 प्रोजेक्ट है वो आगे बंद कर दिया गया है, कि आगे प्रोजेक्ट नहीं चलाया जाएगा. मतलब कि यही एक आखिरी ट्रेन है. ट्रेन प्रोजेक्ट क्यों? डिपार्टमेंटल राइवलरीज की वजह से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं रेलवे के अंदर, उनमें राइवलरी होगी जिसकी वजह से ये मिशन बंद हो गया. सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल. पबैड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको एक बार रीड कर सकते हैं. इसलिए ये आर्टिकल समझाया क्या कि किस तरीके से जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कितने तरीके से राइवलरीज होते हैं जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द राइवलरीज इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और किस तरीके से मिशन मोड में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था कि फिक्सिंग द टारगेट और उन्होंने टारगेट को कंप्लीट कर दिया तुरंत. सो दिस आर्टिकल्स अबाउट ऑल दिस, सो यू कैन जस्ट रीड दिस आर्टिकल. So let's move to the next article. So next here is about the Gangwar insulted North India. So there is no dearth of employment opportunity in the country, but requires visiting in North India complain of lack of quality of people to fill vacancies. So basically जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं ये क्रिटिसाइज कि एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स की कमी नहीं है, बट देयर इज अ लैक ऑफ quality of knowledge of peoples in the northern India. So no need to just फोकस ऑन दिस. बस इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से जो अपोजिशन इंसल्ट करता है अबाउट नॉर्थ इंडियंस. सो द नेक्स्ट इज अबाउट द कावेरी. सो कावेरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो कावेरी rises at the Talakaveri on the
ब्रह्मगिरी रेंज नियर चेरंगला विलेज ऑफ कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी को वाटर प्रोवाइड कराती है। बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड साउथ बाय द edges separating it from the Krishna basin and the Pennar basin on the north. एंड बेंगलोर सिटी जो सिचुएटेड है वो कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। एंड कृष्णा राज सागर इन कर्नाटका, मिथुर डैम, कावेरी डेल्टा सिस्टम एंड सलीम स्टील प्लांट, cotton textile industry in Coimbatore, these all are depend on the Kaveri river system. So next, this is a map of the Kaveri basin, so you can see here. So this is how this Kaveri is moving like this here and forming delta, and these all are the tributaries. So let's see one by one the tributaries of this river Kaveri. So these of four are the different tributaries of the river Kaveri. It is the Harangi, Hemavati, Shimsha, Arkavati. The right bank tributaries are the Kabani, Suvarnavati, Bhavani, Noel, Amravati. So this is all about this river Kaveri. So let's move the next article. So the Iran reject US charge that it was behind attack on Saudi Arabia. So Houthis यमन के Houthis ग्रुप ने जो अटैक किया है सऊदी ऑयल प्लांट से, जिसकी जो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्ल्ड का क्या है पेट्रोलियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। तो इस आर्टिकल में जो ईरान है वो मतलब ईरान बोल रहा है बेसिकली क्या कि जो ईरान इसके बीच इस अटैक के पीछे नहीं था, तो ऑलरेडी आर्टिकल है, सो यू कैन रीड। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। अब कुछ नहीं है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can mail to us, and the Gmail ID and all the details of our channel is given in the description below. And thank you guys and have a nice day.